Good morning students, welcome to this lecture of class +1 from the unit some basic concept of chemistry। और इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम किस तरह से बताते हैं? तो एटॉमिक मास अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के अंदर हाइड्रोजन से रिलेट करके इसको कैलकुलेट किया गया था, हाइड्रोजन से रिलेट करके, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। बाद में इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन के साथ रिलेट करके कैलकुलेट किया गया। और अब हम जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं वो कार्बन के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन के रेफरेंस में ही क्यों कैलकुलेट किया जाता है? हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट हैं और उनमें से कार्बन को ही हमने सेलेक्ट किया है। तो क्यों सेलेक्ट किया है यहाँ पर, उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाने के लिए उस एलिमेंट के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और वो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए कि दैट एटम वाइडली अवेलेबल इन नेचर, कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर के अंदर प्रेजेंट हो। दूसरी क्वालिटी है कि दैट एलिमेंट शुड नॉट बी वेरी रिएक्टिव, वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ रिएक्ट करवाना ना चाहें और एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट कर जाए। थर्ड है कि दैट एलिमेंट शुड नॉट बी वेरी इनर्ट, और वो इनर्ट भी नहीं होना चाहिए। जैसे नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज इनर्ट होती हैं, हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं लेकिन रिएक्ट करती ही नहीं हैं। फोर्थ पॉइंट है कि इट शुड बी ईजिली आइसोलेटेड इनटू सिंगल आइसोलेटेड एटम, कि उस एलिमेंट को एक सिंगल आइसोलेटेड एटम में सेपरेट करना ईजी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है कि इट शुड नॉट हैव आइसोटोप्स, उसके आइसोटोप नहीं होने चाहिए, और अगर किसी के आइसोटोप हैं भी तो वो ईजिली से सेपरेट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का केस ले लेते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो वाइडली अवेलेबल है नेचर के अंदर, क्योंकि अर्थ के ऊपर वाटर है और वाटर के अंदर हाइड्रोजन होती है। लेकिन अगर हम देखें तो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है हाइड्रोजन, और इसका सिंगल गैसियस एटम आइसोलेशन नियरली इम्पॉसिबल है। हम अलग से इसको सेपरेट कर ही नहीं सकते। जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसके आइसोटोप भी होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, इनको सेपरेट करना भी डिफ़िकल्ट है। दूसरा पॉइंट है कि जो अगर हम हाइड्रोजन के द्वारा एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो एलिमेंट का मास फ्रैक्शनल आता है, इसलिए भी हाइड्रोजन को यूज नहीं किया जाता है। अब हम अप्लाई कर रहे हैं इन पॉइंट्स को हीलियम के ऊपर। तो हीलियम पुअरली अवेलेबल है नेचर के अंदर, ये एक नोबल गैस है जो वेरी फ्रैक्शनल अमाउंट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। और दूसरा, ये एक इनर्ट गैस है, इसलिए हम हीलियम को भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं बना सकते हैं। अब हम लिथियम को ले लेते हैं। तो लिथियम को देखें तो लिथियम भी वेरी रिएक्टिव है, हम रिएक्ट करवाना नहीं चाह रहे लेकिन लिथियम ज़बरदस्ती से रिएक्ट कर जाती है। दूसरा, इसका सिंगल गैसियस एटम आइसोलेशन इम्पॉसिबल है, हम सेपरेट ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेरी रिएक्टिव है, इसलिए लिथियम को भी हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हम ले लेते हैं बेरिलियम। तो बेरिलियम भी वेरी रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और इसकी रिएक्शन अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं, वेरी फास्टली से ईजिली से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए बेरिलियम को भी हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं बना सकते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इनके केस में भी सिंगल गैसियस एटम आइसोलेशन इम्पॉसिबल है। इन सभी एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं और ये एलिमेंट वेरी रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं,
इसलिए हम इनको स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं बना सकते हैं। अब हम कार्बन के ऊपर इन कंडीशंस को अप्लाई कर रहे हैं, तो कार्बन वेरी क्लोज है इन कंडीशंस के। जैसे हम अवेलेबिलिटी को देख लें तो वाइडली अवेलेबल है, नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है। प्योर फॉर्म के अंदर देखें तो डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है। इम्प्योर फॉर्म में देखें तो कोल की फॉर्म में, चारकोल की फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है। एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट है कंपाउंड्स की फॉर्म में। तो वाइडली अवेलेबल है कार्बन। दूसरा अगर हम देखें तो कार्बन इज़ नाइदर वेरी रिएक्टिव नॉर इनर्ट, ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना इनर्ट है। हम जिसके साथ रिएक्ट करवाना चाहेंगे उसके साथ रिएक्ट करेगा, जिसके साथ रिएक्ट करवाना नहीं चाहते उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट्स आइसोलेशन इन सिंगल गैसियस एटम इज़ वेरी ईजी। ईजिली से हम इसका सिंगल गैसियस एटम आइसोलेट कर सकते हैं और जिसके साथ रिएक्ट करवाना चाहें उसके साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आइसोटोप वर डिस्कवर्ड लेटर। इस जैसा कि एक पॉइंट आया था कि आइसोटोप नहीं होने चाहिए, लेकिन जब हमने कार्बन को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया तब इसके आइसोटोप्स नहीं थे। बाद में इसके आइसोटोप डिस्कवर किए गए, तो क्या इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस से हटा दें? नहीं हटा सकते, क्योंकि ऐसी क्वालिटी का कोई और एटम हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। और दूसरा अगर हम देखें तो इसके आइसोटोप्स को सेपरेट करना ईजी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो एक फिटेस्ट एलिमेंट है जिसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया जा सकता है। अब हम कार्बन के बेस पर एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ टाइम्स मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कि एक एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास होगा जितना वो एटम कार्बन एटम के 1/12 से हैवी होगा, उतना ही उसका एटॉमिक मास होगा। अगर हमने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन के एक एटम के 1/12 से जितना हैवी होगा उतना ही उसका एटॉमिक मास है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता है 16 होता है, तो 16 कैसे आया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? देखो, अगर हम इसको समझे तो हम देखेंगे कि एटॉमिक मास किसके बराबर है? मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड में 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ ईच न्यूक्लियन डिवाइड में 1/12 इंटू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 है, इसलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन कार्बन 12 इंटू मास ऑफ ईच न्यूक्लियन के बराबर है। तो मास ऑफ ईच न्यूक्लियन से मास ऑफ ईच न्यूक्लियन कैंसिल हो जाएगा। कार्बन का जो एक एटम होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होते हैं? न्यूक्लियन मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन के एक एटम में न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे? 12 होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 12 वैल्यू पुट कर दी। 12 से यहाँ पर 12 कैंसिल हो गया, तो एटॉमिक मास किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के बराबर हो गया। और अब हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसलिए एटॉमिक मास 16 होता है। इसी तरह से इस डेफिनेशन को अगर हम नाइट्रोजन के ऊपर अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन का मास 14 होता है। थैंक यू।